नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये सवाल जवाब का 57वां एपिसोड है और जहां पे होते हैं आपके सवाल और सौदागर के जवाब। आप लोगों के तमाम सवाल हम लोगों तक आ रहे हैं और कोशिश ये है कि सवाल जवाब के माध्यम से और तमाम वीडियो बना के उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, आप लोगों के सामने लाया जाए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और अपनी समस्याओं को भी बताएं। जिन चीज़ों पे कॉमन समस्याएं आ रही हैं पहले हम उसे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और उस पर डिटेल वीडियो बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। और यदि आप लोगों को सौदागर का प्रयास पसंद आए तो लाइक शेयर करने के साथ साथ आप अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लगातार रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम जानकारियां आप लोगों तक हम लोग ला रहे हैं। पहला सवाल है सचिन बुचके जी हैं, इन्होंने पूछा है आई वॉन्ट टू नो द फ्यूचर ऑफ प्राइड वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट कंपेयर टू वाघोली लोकेशन। विल इट बी गुड डिसीजन टू बाई होम प्राइड वर्ल्ड सिटी इंस्टेड ऑफ वाघोली? प्लीज सजेस्ट ऑन दिस। और इसी से मिलता जुलता सवाल जो है संदीप पांगुल जी ने किया है। इनका सवाल है व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ प्राइड वर्ल्ड सिटी इन फ्यूचर? इज इट गुड प्लेस बाई होम फॉर एंड यूज? देखिए, पहली चीज जो पहला सवाल है सचिन जी का, इन्होंने ये पूछा है कि वाघोली के मुकाबले अगर हम चरोली बुद्रुक में लें यानी कि प्राइड वर्ल्ड सिटी में लें तो कैसा प्रोस्पेक्ट रहेगा, फ्यूचर क्या रहेगा। तो दोनों जन का अगर एक साथ मिला के जवाब दें। पहली चीज, जो आपका प्राइड वर्ल्ड सिटी है ये आता है पीसीएमसी में, और अगर आप वाघोली को देखेंगे तो वाघोली लोकेशन आपका आता है पीएमसी में, जो कि अभी न्यूली जो है शामिल हुआ है। तो पीएमसी और पीसीएमसी में जो बेसिक डिफरेंस है अगर आप देखें, पीसीएमसी में रोड आपको काफ़ी वाइड मिलेंगे, काफ़ी प्रोएक्टिव वे में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम चल रहा है। और जो चरोली बुद्रुक गाँव है एक तरीके से ये आखिरी छोर है पीसीएमसी का, अगर हम पुणे के नॉर्थ ईस्ट हिस्से की बात करें या फिर ईस्ट हिस्सा आप कह लीजिए। एक तरफ आपका लोहगांव जो है बॉर्डर पे आ जाता है, वडगांव सिंधे एक तरफ बॉर्डर पे आ जाता है, दूसरी तरफ दिघी वगैरह है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उसमें पीसीएमसी का रोल है, उनकी प्लानिंग है, और यही वजह है कि वहाँ पे रोड डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। जिसके मुकाबले अगर आप वाघोली में देखेंगे तो रोड का डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं है, लेकिन जो कनेक्टिविटी है ईस्ट मार्केट से जो यहाँ पे IT हब्स हैं वो थोड़ी अच्छी है, क्योंकि नगर रोड है, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है, चाहे आप बात कर लीजिए खराड़ी की, चाहे आप मगरपट्टा की, एमनोरा की, या फिर सीधे विमान नगर एरवड़ा की, वहाँ पे आप आसानी से जा पाते हैं। अभी जो प्राइड वर्ल्ड सिटी के साथ जो समस्या है वो ये है कि आपके पास सिर्फ एक रास्ता आने के लिए, वो है पोरवाल रोड। दूसरा, या तो फिर आप लोहगांव मार्केट तक जाइए, कोई भी नहीं जाना चाहेगा क्योंकि वो काफ़ी दूर पड़ेगा, घूम के आना होगा। 59 चौक के बारे में हमने पूरा अपडेटेड वीडियो बनाया हुआ था, उस पर डिटेल वीडियो और भी आने वाले समय पे लाएंगे, लेकिन वो काम काफ़ी लंबे समय से 7-8 साल से रुका हुआ है। अगर वो बन जाता है तो जाहिर सी बात है 59 चौक जो कि आपको विश्रांतवाड़ी की तरफ ले जाता है, जेल रोड से होकर आपको एरवड़ा की तरफ ले जाता है, वहाँ पर लोगों की कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाएगी, यानी कि आप उस हिस्से से ईस्ट की तरफ ईजिली और पुणे सेंटर की तरफ ईजिली आप जा पाएंगे। तो वो रोड कनेक्टिविटी ही एक सबसे बड़ा रोड़ा है उस लोकेशन के लिए। बाकी अगर उस लोकेशन में रोड डेवलपमेंट की बात करें तो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। फ्यूचर की बात करें तो लंबा समय लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन और बाकी चीज़ें जरूर आएंगी। जिन्हें इमीडिएट रहना है और उन्हें ट्रैवल भी करना है तो उनको बाकी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने चाहिए, बाकी लोकेशन भी एक्सप्लोर करना चाहिए। जिन्हें लग रहा है हम वर्क फ्रॉम होम पे काफ़ी लंबे समय तक काम कर सकते हैं या फिर हमें ट्रैवल करना चलेगा या उसी के आसपास कहीं काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आप समय देंगे तो अच्छा खासा वहाँ पे आपको रिटर्न जरूर मिलेगा, और इसका पूरा डिटेल वीडियो भी हम लोग जल्द लेके आने वाले हैं, तो आप बने रहें। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। जहाँ तक एंड यूज़ की बात है तो मैंने उस चीज़ को कवर किया है। पांगुल जी, आपने पूछा है कि अगर आप वहाँ रह सकते हैं और आपको लग रहा है ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना, या फिर आपका वर्क लोकेशन पास में है जैसे यरवड़ा वगैरह में है, तो फिर आपको कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी और 4 से 5 साल में काफ़ी कुछ चेंजेस वहाँ देखने को मिलेंगे। अगर इधर का डेवलपमेंट नहीं हुआ, यानी कि जो पोरवाल रोड की तरफ का डेवलपमेंट है वो अगर अच्छा नहीं भी हुआ, तो भी अगर आप पीसीएमसी के डेवलपमेंट को देखें तो काफ़ी तेज़ी से उनका काम चालू है। जो स्पाइन रोड का काम है उसका भी डिटेल वीडियो जो हम लोग आपके सामने लाएंगे तो आप देख पाएंगे काफ़ी तेज़ी से उसका काम चालू है। तो फ्यूचर तो ज़रूर है इस लोकेशन में, लेकिन कनेक्टिविटी एक जो इशू है उस पर कहीं ना कहीं नज़र बना के रखनी पड़ेगी। अगला सवाल ले लेते हैं। ओंकार वालवलकर जी हैं और इनका सवाल है हाईली अप्रिशिएट योर एफर्ट फॉर कस्टमर्स, इंफॉर्मेशन शेयर्ड इन योर वीडियो इज अनबायस्ड एंड कस्टमर सेंट्रिक, थैंक्स फॉर दिस। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कार्य को अप्रिशिएट किया। और ओंकार जी आगे पूछ रहे हैं कैन यू प्लीज हाईलाइट अपॉन पोटेंशियल इन उबाले नगर एरिया बिहाइंड योन IT पार्क।
I have heard that big land in that area is bought by Panchshir and Gera. Also please share details about upcoming residential project in that area for investment. देखिए पहली चीज़ बिल्कुल उबाले नगर जो है एक काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट फ्यूचर के लिए हो सकता है, काफ़ी अच्छा लोकेशन डेवलप भी हो रहा है, आसपास गुंठेवारी अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन कम है और जो आपकी रोड कनेक्टिविटी है वो भी धीरे धीरे सुधर रही है। तो इससे जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इस लोकेशन में काफ़ी पोटेंशियल बना हुआ है और इॉन IT पार्क, खराड़ी और नगर रोड से अच्छी कनेक्टिविटी होने के नाते यहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन होने के अच्छे चांसेस हैं। जहाँ तक आपने बात कही जो लैंड एक्विजिशन की, बिल्कुल यहाँ पे लैंड एक्वायर किया गया है। गोयल गंगा ग्रुप का भी काफ़ी ज़्यादा लैंड पार्सल इस पूरे लोकेशन पे है, जहाँ पे हाइंस के साथ वो जो है नए IT सिटी की बनाए जाने की बात की जा रही है, पर वो कब मेटलाइज होगा, कब आएगा, जब तक उस पर कुछ सैंक्शनिंग, कुछ आधिकारिक रूप में बयान नहीं आते तब तक कुछ बोलना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, पोटेंशियल जरूर है और वो हिस्सा पूरा वाघोली के हद में आता है। वाघोली के हद में आने की वजह से अभी वो भी कॉर्पोरेशन में हो गया, तो आप यह भी मान के चल सकते हैं जो सीवर लाइन है, जो ड्रिंकिंग लाइन है, वो भी आने वाले समय पे सुधार में आएंगी। लेकिन इस लोकेशन में जितने भी कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें, उसे आप खराड़ी, मेन खराड़ी जो कि ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से PMC में था, उसमें रेट में जो है काफ़ी जो है फ़र्क नहीं नज़र आता है। जबकि अगर आप उबाली नगर में ले रहे हैं तो आप खुद सोचेंगे कि रेट में थोड़ा सस्ता मिले जिससे कि हम उस एप्रिसिएशन को भुना पाएँ आने वाले समय में, लेकिन आपको ज़्यादा डेविएशन नहीं देख रहे हैं, यानी कि आपको खराड़ी के रेट पे भी वहाँ पे बेचा जा रहा है। तो एक मुद्दा ये जरूर हो सकता है कि अगर थोड़े से रेट कम हो तो आपके पास वो चांसेस रहेंगे कि जब उस लोकेशन में बेसिक चीज़ें बन के तैयार हो जाएंगी, कनेक्टिविटी अच्छे हो जाएंगे, जो तमाम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हैं वो रेडी पोजीशन में आएंगे, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। पोटेंशियल जरूर है, एंड यूजर के लिए कोई समस्या नहीं है, सारी चीज़ें साफ सामने दिख रही हैं। तो बिल्कुल यदि आप अपने खुद के यूज के लिए देख रहे हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। यदि आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं और आपके पास फंड फ्लो अच्छा है जिस बजट में ऑफर किया जा रहा है, तो बिल्कुल आपको लेना चाहिए। यदि आपको बजट स्ट्रेच करना पड़ रहा है तो आसपास के लोकेशन को आपको एक्सप्लोर एक बार जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है स्मिता पाटिल जी का। इनका सवाल है, सर योर वीडियोस हेल्प अस ए लॉट फॉर चूजिंग आवर ड्रीम होम। मेरा सवाल ये है कि केशव नगर अब PMC में आया है, तो यहाँ जो छोटी और गंदी सड़कें हैं वो बड़ी कब होंगी। दूसरा सवाल आपका है, गोदरेज रिज्यू जैसे सोसाइटी में मुलामुथा रिवर बाजू में होने का फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान। उस नदी का ब्यूटिफिकेशन होगा, ये बस सुना है, ये बात कहाँ तक सच है। देखिए पहले तो आपने हमारे कार्य को अप्रिशिएट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे। देखिए स्मिता जी, जो आप बात कर रही हैं कि PMC में आने से क्या क्या बदलाव आएंगे, तो आपको बता दूं केशव नगर PMC में पिछले 4 सालों से है और जो डेवलपमेंट खास दिख रहा है उसमें एक चीज़ ये है कि जो रोड डेवलपमेंट, जो पहले पॉटहोल्स वगैरह रहते थे, वो थोड़े ज़्यादा द्रुत गति से एड्रेस किए जा रहे हैं। दूसरा जो आपका गार्बेज कलेक्शन है वो सुधर चुका है। अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्शन की तरफ जाएं, गुंठेवारी की तरफ जाएं, तो वहाँ पे भी वाटर सप्लाई है और तमाम जो गार्बेज कलेक्शन जैसा हमने आपको बताया, ये सब चीज़ें सुधर चुकी हैं। पर जो मेन चीज़ है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कहिए, जो सोसाइटीज़ में वो नहीं है। रोड जिस तरीके से वाइड होना चाहिए, जैसे आपने कहा तंग गलियाँ हैं, तंग रोड हैं, उसमें और भी ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। इसमें कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन को द्रुत गति से अपने संकेत देने चाहिए। जिस तरीके से हमें PCMC में दिखते हैं, कुछ वैसा प्रोएक्टिवनेस जरूर दिखाना चाहिए और ये आने वाले समय पे इसमें असर जरूर दिखेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स अच्छी मात्रा में अब कलेक्ट किए जा रहे हैं और तमाम सोसाइटीज़ भी वहाँ पे पोजीशन में आ रही हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इनका कॉर्पस भी बढ़ेगा, इनका कलेक्शन भी बढ़ेगा कॉरपोरेशन का, तो वो चीज़ें यहाँ पे जल्दी से डिप्लॉय कर पाएंगे डेवलपमेंट को। अब जहाँ तक आपने बात की है गोदरेज रिज्यू की और उसके पीछे रिवर की, तो देखें गोदरेज रिज्यू के पीछे जो रिवर है, इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। फ़ायदा ये है कि वाटर टेबल जो है मेंटेन रहता है आसपास, तो इतने बड़ी मात्रा में जो रेजिडेंशियल सेगमेंट्स आ रहे हैं, इतनी बड़ी मात्रा में लोग वहाँ पे रहेंगे, आने वाले समय पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ने वाली है, तो उनके लिए पानी आपूर्ति करने में ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अगर लोग लगाते हैं तो वो और अच्छा रहेगा, अगर पूरे प्रोजेक्ट के लेवल पर लगाए जाएँ तो। रही बात नुकसान की, तो एक तो बदबू की समस्या बनी रहती है। पूरे शहर से जो गंदा कचरा पानी है वो सब होके इस नदी से आगे गुजरता है, तो अगर इसके ब्यूटिफिकेशन की जो बात आप कर रही हैं, पहले तो इसे क्लीन कर लिया जाए। और दूसरा जो यहाँ पे बदबू की समस्या रहती है, वो इसका कारण एक और भी यह है कि यह गंदा पानी एक तरीके से स्टैग्नेंट हो जाता है। आगे ही मुंडवा जैकवेल है, हमने कई वीडियोज़ में आप लोगों को दिखाया भी है, वहाँ पर सर्टन लेवल पर पानी को पहले रोका जाता है और उसके बाद उसे पास होने का मौका दिया जाता है, जिससे वहाँ से जैकवेल से पानी पंप करके खेती के लिए जो है भेज सके, जहाँ पे सिंचाई के लिए यूज़ में आता है फार्मर्स के लिए। तो वो पानी सीधा का सीधा पंप करने की वजह से वहाँ पे काफ़ी मात्रा में पानी के लेवल को बनाए जाने की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे वो रोकते हैं, और इसी वजह से स्टैग्नेंट वाटर होता है और बदबू की समस्या बढ़ जाती है, खासकर बरसात के बाद।
तो एक समस्या है। लेकिन आप ये चीज समझ के देखें कि पुणे में जो विंड फ्लो है वो साउथ वेस्टर्न विंड है। तो अगर आप रिजू की बात करिए, इन्फिनिटी की बात करिए, इन सेक्शन को अपोजिट वे में जो है विंड जा रही है, तो थोड़ी समस्याएं कम रहेंगी। जब भी ईस्टर्न विंड चलेगी तो बदबू की समस्या बनी रहेगी, और आशा यही की जा सकती है कि आने वाले समय पे इसके फ्लो को अच्छा बनाए। जो डायरेक्ट सीवर लाइन लाके कनेक्ट कर दिया गया है उस पर कार्रवाइयां होनी चाहिए। अगर कोई फैक्ट्रीज वगैरह के पानी डायरेक्ट इसमें छोड़े जा रहे हैं तो उस पर जो है कार्रवाई द्रुत गति से होनी चाहिए। हमने इस पर डिटेल वीडियो बनाए हैं, कई बार इसके सिचुएशन को दिखाया है। आप लोग उसे कोट करके आगे भी बढ़ा सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिससे अथॉरिटीज़ पे प्रेशर बने, क्योंकि ये नदियां साफ रहेंगी तो हम आप जो है स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि यही पानी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम लोग प्रयोग में लाते हैं। तो इस पे ध्यान देना चाहिए। ये जो आप कह रही हैं ब्यूटिफिकेशन का काम, एक बार जो है जापान की किसी कंपनी को ये जिम्मेवारी देनी थी, और ये बात काफ़ी पुरानी 2011-12 की। उसके बाद इस पर कोई एक्शन नहीं हो पाया। तो कब होगा इसके बारे में कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसा अभी ब्रिज की भी कई सवाल हमारे पास आए हैं। ब्रिज में देखिए, जो इन्होंने PPP मॉडल पे टेंडर निकाला था उस पर बिडिंग, कुछ खास बिडिंग हुई ही नहीं है। इस वजह से टेंडर किसी को अलॉट ही नहीं किया गया है। इस पे कुछ नया अपडेट आएगा तो आप तक जरूर बताएंगे एक पूरा डिटेल वीडियो बना के। आगे बढ़ते हैं। अनवर अली जी हैं, इनका सवाल है, माय क्वेश्चन इज पेंडिंग फ्रॉम लास्ट मंथ। आई प्लान टू बाई प्लॉट एट कलवड़ बट ड्यू टू गुंठेवारी रजिस्ट्री क्लोज्ड नाउ इट्स नॉट पॉसिबल, बट आई वांट टू नो इट्स जेन्युइन प्लॉट और एनी गवर्नमेंट लिटिगेशन बिकॉज ऑफ एयरफोर्स स्टेशन। देखिए अनवर अली जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। काफ़ी सवाल जो है पेंडिंग पड़े हैं हमारे पास, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका एक बंच बना के उसको भी बीच में सवाल जवाब के माध्यम से या फिर कोई और नया वीडियो बना के उसे जल्द से जल्द कवर कर लें, या फिर उस पर अगर डेडिकेटेड वीडियो बनाए जाने की ज़रूरत है तो उस पर भी बनाएंगे। आप लोगों के मन में जो दुविधा है उसे कमेंट में जरूर लिखें, जिससे कि हम लोग उसे प्रायोरिटाइज कर पाएँ। आप लोगों में से ज़्यादा सवाल जिसके बारे में आते हैं उसे हमारी पहली कोशिश रहती है कि उसे जल्द से जल्द जो है हम लोग कवर कर लें। तो आपका सवाल आज ले लेते हैं। इसमें देखें, कलवड़, जिन्हें नहीं पता, ये लोहगांव में आता है। कलवड़ बस्ती है वहाँ पे, और ब्रह्मा का एक वहाँ प्रोजेक्ट भी है। तो आप ये देखें, काफ़ी डेंस पॉपुलेशन वहाँ पे है। गलियाँ वहाँ पे थोड़ी तंग हैं। अगर आप बात कर रहे हैं गुंठेवारी में खरीदने की तो बिल्कुल रजिस्ट्री बंद है, और वहाँ पे समस्याएं जो है कंस्ट्रक्शन में आएंगी, क्योंकि जितने भी नए कंस्ट्रक्शन होंगे वहाँ पे एयरफोर्स 1 या 2 फ्लोर के ऊपर बनाने ही नहीं दे रहे हैं। अगर आप खेसे बस्ती में देखें, खेसे पार्क में देखें, तो वहाँ तो बिल्कुल ही कंस्ट्रक्शन ही एक तरीके से रोक दिया गया है। गाहे बगाए अगर कोई बनाते हैं तो उसे डिमोलिशन भी किया जाता है। कई बार लोग अथॉरिटी से सैंक्शनिंग लेके किसी तरीके से बना लिए तो बात अलग है। तो अभी ऐसे सिचुएशन में अगर आपको काफ़ी महंगा प्लॉट मिल रहा है और रिस्क में मिल रहा है तो मैं तो सलाह नहीं दूंगा कि आप वहाँ पे आगे बढ़ें, पर बिल्कुल उसके आसपास जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं वहाँ पे अगर कोई साफ़ सुथरी ज़मीन मिल रही तो आप ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए आर जोन में हो, NA हो, आपका 7/12 हो सके, ऐसी ही ज़मीन खरीदिए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए खरीद भी लेते हैं और आपको जो ओनर हो कभी परेशान नहीं करते हैं, कोई उस पर अपने राइट को नहीं शो करते हैं, तो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डरे डरे से रहें हमेशा, क्योंकि सिर्फ लैंड का इन्वेस्टमेंट आप नहीं करने वाले हैं। जितने लोग भी देखना और लैंड के बारे में सोचते हैं उनको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आप प्लॉट लेने के बाद उस पर अच्छा खासा खर्चा करते हैं, और इन सारे खर्चों में लोन काफ़ी कम होता है, क्योंकि ऐसी चीज़ों पे लोन मिलता नहीं है। तो आप अपने पॉकेट से या लोन लेके, पर्सनल लोन वगैरह लेके आप उस पर इन्वेस्ट करते हैं, और हमेशा वो धार, तलवार की धार पे जो है इन्वेस्टमेंट आपका लगा रहता है। तो हमेशा ऐसा करिए, अगर आपको लैंड में इन्वेस्ट करना है तो 10,000 के ऊपर का लैंड खरीदिए। सेती ना विकास जोन में भी आप खरीद सकते हैं अगर आप कृषि योग्य ज़मीन ऑलरेडी आपके पास है तो, या फिर महाराष्ट्र में या देश के किसी भी कोने में अगर आपके नाम पे 7/12 है, लैंड रिकॉर्ड्स में आपके नाम है, तो आप सेती ना विकास जोन के लैंड ले सकते हैं। ऐसी ज़मीनों को आप करिए। वहाँ पे कुछ आप कृषि संबंधी चीज़ों को भी कर सकते हैं, किसी को वहाँ पे रख सकते हैं, वो वहाँ पे कुछ चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, किसी की रोजी रोटी भी चलती रहेगी, और चीज़ें सेफ रहेंगी। बाकी अगर आपको लग रहा है सब कुछ अच्छा है, आर जोन का है और 7/12 वगैरह होने वाला है, तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। विशाल हरदिकर जी हैं, इनका सवाल है, इज इट एडवाइजेबल टू बाई ए रीसेल प्रॉपर्टी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट फॉर सेल, नॉट सेल डीड, एंड कन्वेंस डीड इज नॉट डन बिटवीन बिल्डर एंड फॉर्म्ड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, हाउ एग्जिस्टिंग ओनर स्टेब्लिशिंग हिज ओनरशिप करेंटली। देखिए विशाल जी, पहली चीज, ओनरशिप में कोई समस्या नहीं आती है इंडिविजुअल के। अगर आप एक फ्लैट ओनर हैं, आपका एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, उसके बाद आपने पोजीशन लेटर भी लिया होगा, कई बार जो है सेल डीड कराना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन अगर आपको पोजीशन लेटर दिया जा रहा है, आर्किटेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपके ओनरशिप में कोई समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया हुआ है,
तय सीमा पे आपने पैसे दे दिए हैं, वो पैसा उनके पास पहुंच चुका है और उन्होंने आपको फिजिकल हैंडओवर कर दिया है, इसके लिए सेल डीड का होना अनिवार्य है। लेकिन इन चीज़ों को भी मेल कम्युनिकेशन या तमाम चीज़ों से आपके सामने, जैसे मैंने बताया, पोजीशन लेटर दे दिया जाता है। तो ये एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट तो हो गया आपके बीच, तो ओनरशिप में समस्या नहीं आएगी। लेकिन जो लैंड के राइट हैं, जो ओपन प्लॉट उसमें बना हुआ है, वो राइट जो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को तब तक नहीं ट्रांसफर हो सकते जब तक कन्वेंस डीड ना हो जाए। तो आप उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, आप भी वहां के मेंबर बनेंगे, आपको भी शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा और आपका जो पूरा ग्रुप है वहां पे जो भी इलेक्टेड लोग रहेंगे हाउसिंग सोसाइटी में, जो भी मैनेजर हैं, जितने सेक्रेटरी हैं, आप लोग जो है एक बार लीगल एक्शन लेके, लॉयर से सलाह लेके आप कन्वेंस डीड कराने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और आप बिल्डर पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आज भी जैसे हमने बताया था, हजारों ऐसे हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जहां पे कन्वेंस डीड नहीं हुआ है, यानी कि उस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास लीगल राइट नहीं है उस लैंड के। फ्यूचर में चाहे वो अगर आप रिकंस्ट्रक्शन की बात कर लीजिए या फिर उस लैंड पार्सल में से कुछ हिस्से को प्रयोग में लाने की बात कर लीजिए, उसे कल को जो है मोनेटाइज करने की बात कर लीजिए, इससे सोसाइटी के पास पैसा है, मेंटेनेंस कम हो, तो वो आप लोग लीगली नहीं कर सकते हैं। इसलिए कन्वेंस डीड होना अनिवार्य है। कन्वेंस डीड का मतलब है कि लैंड की राइट को हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे कर दिया जाए। पर इसका तनिक भी मतलब ये नहीं है कि आपके ओनरशिप में कुछ समस्या आएगी। आपका इंडिविजुअल अगर फ्लैट है, उसका एग्रीमेंट टू सेल है, आप उसे खरीद रहे हैं, उसका पोजीशन लेटर वो पिछले ओनर के पास है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं और बिल्डर से बात कर सकते हैं उसी टाइम पे सेल डीड के लिए भी। आगे चलते हैं, श्रीपद बालसे जी हैं, इनका सवाल है, पहले तो इन्होंने अप्रिशिएट किया है, सर आई लव ऑल योर वीडियोज, दे आर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल, क्वालिटी ऑफ योर सेशन आर बियॉन्ड एक्सीलेंस। थैंक यू सो मच श्रीपद जी, आप लोगों का आशीर्वाद है। आई वुड लाइक टू नो फ्यूचर ऑफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट विच आर लोकेटेड बिटवीन वनज, कोथरूड एंड रामवाड़ी, स्पेशली इन द लाइट ऑफ फोर्थकमिंग मेट्रो प्रोजेक्ट, रिगार्ड्स। देखिए श्रीपद जी, पहले तो आपने हमें प्रोत्साहित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना आशीर्वाद इसी तरीके से हम लोगों पर बनाए रखें। जो मेट्रो आ रहा है आपका वनज से रामवाड़ी के बीच में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ट्रैक्शन बढ़ेगा। जो एक तरीके से काफ़ी डिस्टेंस लगता है कि वेस्ट को ईस्ट से कैसे जोड़ा जाए, उसमें ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि मेट्रो के आ जाने से ये चीज़ें काफ़ी द्रुत गति से हो पाएंगी। तो बिल्कुल इससे फ़र्क पड़ेगा आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि वनज अगर आप देखें तो वनज इंजीनियर्स अपने आप में काफ़ी बड़ा लैंडमार्क, और यही कारण है कि उस लोकेशन को लोग वनज के नाम से जानते हैं। कोथरूड आप देख लीजिए, वेल कनेक्टेड है वेस्ट मार्केट से, चाहे आप हाईवे की बात कर लीजिए, चांदनी चौक की बात कर लीजिए, और वहाँ से अगर आप सीधा आगे बढ़ते हैं तो हिंजौड़ी के लिए, बानेर के लिए कनेक्टिविटी ऑलरेडी है। बानेर से भी गुजर रहा है, हिंजौड़ी से जो मेट्रो लाइन आपकी आ रही है, और जो वनज का मेट्रो है वो ऑलरेडी आपका चांदनी चौक तक एक्सटेंड करने की बात हो चुकी है। तो यह भी आशा की जा सकती है कि आने वाले समय पे जो हिंजौड़ी की लाइन आपकी शिवाजी नगर तक आ रही है, वो आपस में हिंजौड़ी से यहाँ पे भी कनेक्ट हो जाए, चांदनी चौक के आसपास तक। तो कनेक्टिविटी अगर स्ट्रांग होगी तो लोग किसी भी कोने में रहेंगे तो उनके लिए ट्रैवल करना आसान होगा। तो यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी एक तरीके से काफ़ी लंबे समय से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनके प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन जरूर आएगा, रेंटल वैल्यू भी इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को दिल्ली के मॉडल से कंपेयर करें, जब दिल्ली में मेट्रो नहीं हुआ करता था, जिस लोकेशन के रेंटल मान लीजिए 10,000 थे, तो वहाँ पे मेट्रो आ जाने के बाद वहाँ पे ड्रेस्टिकली चेंज हुआ, 20 से 25,000 रुपये रेंटल वैल्यू हो गए, और जहाँ पे लोग नहीं रहना चाहते थे वहाँ पे भी लोग रहने लगे आसानी से। आप साउथ दिल्ली की बात कर लीजिए, जैसे छतरपुर है, तमाम लोकेशन है जो एक तरीके से अनदेखे थे, वो भी लाइमलाइट हो गए क्योंकि मेट्रो आ गया। तो जहाँ पे एफोर्डेबिलिटी कम थी लोगों की, वहाँ पे लोग दूर चले गए, और वहाँ पे मान लीजिए आप मेन सेंटर पे रह रहे हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, चाहे रेंटल हो चाहे खरीदने की बात हो, तो आप थोड़ा दूर भी रह सकते हैं, क्योंकि उससे 10 से 15 मिनट ट्रेवल का ही फर्क होगा, और आप मेट्रो के उपयोग से ये चीज़ें कर पाएंगे। तो ये डेवलपमेंट बिल्कुल दर्शेगा। और अगर आप ऑलरेडी कोथरूड लोकेशन में है, उसके आगे के सेक्शन में है, तो आपको सेंटर ऑफ सिटी या फिर आपको वर्क लोकेशन में ट्रेवल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मेट्रो आने से इसमें काफ़ी प्रभाव पड़ेंगे, और जो तंग गलियां आसपास, जो गुंठेवारी भी फैला हुआ है कोथरूड में, उन लोगों के लिए भी दूर तक सफर करना, ईस्ट से वेस्ट सफर करना, वेस्ट से सेंटर सफर करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यदि आपका वहाँ पे प्रॉपर्टी है तो एक बार मेट्रो चालू होने तक जरूर वेट कर लीजिए। यदि आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि मेट्रो चालू हो जाने के बाद एक शार्प अपवर्ड एप्रिसिएशन जरूर देखेगा, और वो समय पे शायद जो आज प्रॉपर्टी एक्स है उसमें 10 से 15% की एप्रिसिएशन आने की संभावना दिख रही है। आगे चलते हैं।
डॉक्टर किशोर सोनवने जी हैं, व्हाट इज प्रोविजनल अलॉटमेंट? बिल्डर हैज गिवन मी प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर फॉर माय पार्किंग व्हेन आई आस्क फॉर इट अगेन एंड अगेन। देखिए, पहली चीज आज की डेट में, जैसे हमने एक वीडियो भी बनाया था, महारेरा का साफ कहना यह है कि आपको पूरा डायमेंशन दिखाना होगा, उसको बताना होगा कि कौन सा पार्किंग नंबर आपको दे रहे हैं और एग्रीमेंट में मेंशन करना होगा। लेकिन कई बार बिल्डर क्या कर रहे हैं, वो ये दिखाते हैं कि हम आपको पार्किंग नहीं बेच रहे हैं, ये पैकेज का पार्ट है और हम आपको अलॉट कर रहे हैं। तो अगर अब वो ये नहीं दिखा रहे हैं कि वो पार्किंग आपको बेची जा रही है, तो वो बच जा रहे हैं, क्योंकि उसमें एक महारेरा ने यह भी कहा है, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पार्किंग दी जा रही है, पैकेज में पार्किंग दी जा रही है, तो उसे स्पेसिफाई करना, मैप पे दिखाना आवश्यक नहीं है। तो आपने इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया होगा, बार बार आपने कहा है, तो इन्होंने आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट इसलिए दे दिया क्योंकि जब वो आपको प्रॉपर अलॉट करेंगे, जब अलॉटमेंट लेटर पे लिख के देंगे, तब आपके नाम पे वो वही सेम पार्किंग पूरी तरीके से उसकी राइट आपके पास आ जाएगी। अभी आपको उन्होंने आपके सेटिस्फैक्शन के लिए प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर दे दिया है कि आपको सो एंड सो पार्किंग आएगी। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कुछ और सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं कि वो पार्किंग नहीं दिया जा सकता आपको, या किसी और को अलॉट कर दिया गया, तो उसकी स्कोप ओपन रहे, इस वजह से प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर दिया गया है। दूसरा कारण यह भी है कि अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, तो अभी तो पार्किंग आपकी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, क्योंकि फ्लैट बना नहीं है, नंबर आप देख नहीं सकते हैं, इस वजह से भी लोग प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर दे देते हैं। वैसे आप ये मान के चलिए 99% को उसमें समस्या नहीं आएगी। अगर बिल्डर आपको कमिट कर रहे हैं, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर दे रहे हैं, तो ज़्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन आप रिक्वेस्ट करिए कि जब आपका एग्रीमेंट हो, तो उस एग्रीमेंट में उस पार्किंग नंबर को मेंशन कर दें, क्या जा रहा है। अगर आपका कवर्ड कार पार्क है, तो जो भी कवर्ड कार पार्क का नंबर है वहाँ पे मेंशन कर दें, आपको भी तसल्ली मिल जाएगी। तो ये चीज़ आप रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ज़्यादा समस्याएं हैं। इसके तमाम और भी पहलू होते हैं, क्यों बिल्डर जो है नज़रअंदाज करते हैं, क्यों बिल्डर उसको नहीं अलॉट करना चाहते, क्यों आपको एग्रीमेंट में क्यों नहीं मेंशन करते हैं, उसका मैप क्यों नहीं दिखाते हैं, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाएंगे आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको तसल्ली हो जानी चाहिए, प्रोविजनल लेटर आपके पास है, आप उसे मेल पे भी कम्युनिकेशन ले सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि एग्रीमेंट में उस पार्किंग का नंबर मेंशन कर दें, तो आपके जो डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, आपके अंदर कोई भी दुविधा नहीं रहेगी। आगे चलते हैं, रमेश कांबले जी, इनका सवाल है, सर जी आप बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैंने अगस्त 2021 के महीने में विश्व लक्ष्मी डेवलपर्स मर्कल सिटी जो क्वेरी रोड पे डेवलप किया जा रहा है, उसमें 2 गुंठा का प्लॉट बुक किया है, तो कृपया वहां पे प्लॉट लेना सही रहेगा क्या? डेवलपर कहता है कि एक साथ 21 लोगों का ग्रुप करके रजिस्ट्री कर देने वाला है, कृपया इसमें मार्गदर्शन करें। देखिए रमेश जी, पहली चीज़, गुंठेवारी में रजिस्ट्रेशन बंद हैं, सिर्फ आपका 10,000 स्क्वायर फीट, 11,000 स्क्वायर फीट के ऊपर ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो ऐसे केस में ये जो सिचुएशन हो रही है कि ग्रुप में जो है एग्रीमेंट किया जा रहा है, ये तमाम जगहों पे देखने में आया है कि 10 लोगों का नाम लेके 12 लोगों का नाम एक साथ कंबाइन करके एग्रीमेंट कर दिया जाता है कि हम इनको एक एक टुकड़ा नहीं बेच रहे हैं, हम इनको 20,000 स्क्वायर फीट बेच रहे हैं, 30,000 स्क्वायर फीट बेच रहे हैं, और ये सारा का सारा ये लोग हैं और ये कंबाइंडली इतने लोग ले रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, क्या सारे लोग समान लैंड पार्सल ले रहे हैं? अगर हर कोई एक एक गुंठा ले रहा है, तब तो आपको ओनरशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली चीज़, ये ग्रुप में रजिस्ट्री होना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टुकड़ाबंदी कायदा लाया है कि आप जो है बड़े प्लॉट को छोटे छोटे टुकड़ों में मत बांटिए, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन होगा, कल को फायर डिप्लॉय करना होगा, कैसे होगा? मान लीजिए कोई ऐसी विषम परिस्थिति आती है, वहां पे फायर ब्रिगेड अपनी गाड़ियां ही नहीं ले आ पाएंगे, आप किसी भी तरीके से बनाएंगे, वहां पे सीवर लाइन ढंग से नहीं होगा, उस तरीके से माहौल नहीं बन पाएगा कि आपके बच्चे पढ़ लिख सके, वहां पे बड़ा कोई ऐसा पार्क वगैरह हो। इस वजह से उसको ज़्यादा अलॉटमेंट नहीं दिया जाता है, और कई बार जो है उसके क्वालिटी में भी नज़रअंदाज करते हैं लोग, अनदेखी हो जाती हैं। तो जब आप प्लॉटिंग ले रहे हैं, तो उसका मकसद ही ये है कि छोटा प्लॉट ना हो। अब आप उसमें 20 लोग, 21 लोग, 15 लोगों का नाम डालेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट चुके हैं। तो कई बार क्या है, पैसे की सेटिंग से सब रजिस्ट्रार को पैसा दे दिया गया और ये चीज़ें हो जाती हैं। अगर स्क्रूटनी में आई तो उसके कैंसिल होने के भी चांसेस रहते हैं, भले वो ना के बराबर हो, या हो सकता है कि आप वाले लैंड पार्सल पे ऐसी कार्रवाई ना हो, लेकिन रिस्क में पैसा क्यों लगाना? आप वेट करिए। अभी तो नया रूल यह भी कहते हैं, यह भी आया है कि अगर आपका कोई एक एकड़ का 2 एकड़ का लैंड पार्सल है, तो आप उसमें किस तरीके से
प्लानिंग कर रहे हैं कितना रोड का विड्थ होगा, आप पहले कलेक्टर से सैंक्शनिंग ले लीजिए और आप उसको प्रोविजनल करके बेच सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा एनए कराने का और ये सब कराने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़मीन किस काबिल है कलेक्टर उसे चेक करेंगे और उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ को प्लॉटिंग करके ये रहवासीय क्षेत्र है, रेजिडेंशियल क्षेत्र इसमें दिया जा सकता, तो वो दे देते हैं कई बार, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये चीज़ें इलीगल है। जैसे हमने पीछे वीडियो बनाया भी था कि ग्रुपिंग में एग्रीमेंट होना, रजिस्ट्री होना और फिर 7/12 होना, क्योंकि 7/12 में 20 लोगों का 21 लोगों का नाम भी आएगा और उनके सामने पूरा जो एक साथ कितना क्षेत्र आपको दिया गया है वो एक साथ लिखा होगा। अब किसी का 2 गुंठा होगा, किसी का 1 गुंठा, किसी का 3 गुंठा, उसके सपोर्ट में आपने जो है रजिस्ट्री की हुई है, तो कल को तो ABCD हर एक एंटिटी ये दावा कर सकते हैं कि इसमें मेरा बराबर लैंड पार्सल है, जो 30,000 स्क्वायर फीट दिख रहा है डिवाइडेड बाई 21 कर दीजिए, क्योंकि नाम सबका कंबाइंड है। तो ये सब कंफ्यूजन बनने की संभावनाएं रहती हैं। तो कृपया करके ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहां आपके नाम पे इंडिविजुअल 7/12 हो रहा हो, आपके नाम पे इंडिविजुअल रजिस्ट्री हो रही हो। नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इस चक्कर में आपको इन्वेस्ट करना है, ये मुझे लगता है गलत अप्रोच है, क्योंकि पैसा आपका जा रहा है, डेवलपर का नहीं जा रहा है, गवर्नमेंट का कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ें चलती रहेंगी, कोर्ट के चक्कर लगते रहेंगे, पिसेंगे आप। तो जब तक चीज़ें साफ सुथरी नहीं होती हैं अपना पैसा मत लगाइए, चाहे वो फ्लैट हो चाहे वो प्लॉट हो। आगे चलते हैं। ए रॉय जी हैं, इनका सवाल है इज एमनोरा ए गुड इन्वेस्टमेंट। देखिए एमनोरा इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा है, पर हाँ एंड यूज के लिए अच्छा हो सकता है। अभी तमाम जो है चीज़ों के डेवलप होने का इंतजार लोग कर रहे हैं, चाहे रोड हो, मेन कनेक्टिविटी हो, उनका जो इंटरनल रिंग रोड हो, तो वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी हायर साइड लगते हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं एंड यूज के लिए रह रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके मन में 2 चीज़ें होती हैं। एक, मुझे रिकरिंग वहाँ से क्या इनकम मिलने वाला है। दूसरा, जब मैं बेचने जाऊँगा तो मेरे पास प्लस पॉइंट क्या होगा। चलिए अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट है कि आपका टाउनशिप है, आप बेच लेंगे, नाम काफ़ी है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी एक्स जो वैल्यू एक्स होनी चाहिए उसके लिए आपने x+y दे दिया है, तो आप उसमें z एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि लोकेशन में जो रेट होगा, जो अगला एंड यूजर लेगा वो भी तमाम चीज़ों को चेक करके तभी लेंगे। तो जो आपका प्राइस है वो ऑलरेडी एवरेज प्राइस के ऊपर है, तो जो सैचुरेशन प्राइस है और आपके प्राइस के बीच में गैप कम है, तो आप इसे ही फिल कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आप कोशिश ऐसा करिए, अगर आपका प्योर इन्वेस्टमेंट का प्लान है, रहने का प्लान नहीं है, तो बाकी लोकेशन, बाकी ऑप्शंस भी आप एक्सप्लोर जरूर करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे रहना है या कुछ समय बाद रहना है, तो बिल्कुल आप कंसीडर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रशांत कलगड़े जी हैं, इनका सवाल है बिग टाउनशिप लाइक गोदरेज, ब्लूरेज एंड अदर आर प्रोवाइडिंग ऑल प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, दे आर प्रोवाइडिंग बिग फ्री स्पेस, can we do redevelopment in future and can we use all campus space in future what they provided today। देखिए पहली चीज, जब कोई भी टाउनशिप डेवलप किया जाता है उसके लिए जो लैंड एक्वायर किया जाता है उसके 2 से 3 मॉड्यूल होते हैं। एक मॉड्यूल आप लोगों को पता है फ्री होल्ड लैंड। मान लीजिए 50 लोगों की लैंड थी, एक ग्रुप फॉर्म किया गया और 50 लोगों से जमीन खरीद ली गई और उस ग्रुप के नाम पे कर लिया गया, तब डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। कई बार जो है इसे अथॉरिटीज परचेज करती हैं और फिर बिल्डर को रेंट पे दे देती हैं, जैसे MIDC ने किया हुआ है। आप मेगापोलिस वगैरह को ले लीजिए, वो रेंट पे हैं। कई बार जो है डेवलपर खुद इस मॉडल को ले आता है कि आज मैं आपकी जमीन खरीद रहा हूं, इसके बदले में मैं आपको इतना मुबदला दे रहा हूं, इतना पैसा दे रहा हूं और पीरियोडिकली भी हम आपको लगातार इतना इतना पैसा देते रहेंगे, आने वाली पीढ़ियों को भी। जैसे मगरपट्टा कर ले लीजिए, उसमें भी यह मॉडल है कि जिनसे उन्होंने लैंड परचेज किया, एक्वायर किया, उनको उसकी लमसम कीमत तो दे दी, लगातार उन लोगों को पैसे अभी भी दिए जा रहे हैं। तो ऐसे मॉडल में आपके नाम पे कन्वेंस डीड नहीं होगा, उस सोसाइटी का पूरा मैनेजमेंट बिल्डर के नाम पे ही रहेगा। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि उसके बीच जो एक एक सेगमेंट बनाए जा रहे हैं उसको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बना के उस पर्टिकुलर सेगमेंट का राइट आपको दे दिया जाए, पर आपके पास ये राइट नहीं होगा पूरी टाउनशिप के पास कि वो एक साथ उन चीजों को जो है रीडेवलपमेंट में कर पाएं या वहां पे जो लैंड मौजूद है उसको अपने हिसाब से यूज कर पाएं। आप अपने सोसाइटी के लिए, अपने सेगमेंट के लिए, अपने सेक्टर के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। उसके लिए कई बार जो है कन्वेंस डीड की बात की जा सकती है। नॉर्मली टाउनशिप के मॉडल में कन्वेंस डीड होना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बिल्डर काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करता है और उस लैंड राइट को अपने पास रखना चाहता है, जिससे वहाँ के FSI को, वहाँ के लैंड राइट को, जिससे TDS वगैरह लेके आगे वो यूज कर सकें। तो क्योंकि उस पर खर्चे भी लगते हैं, अगर मान लीजिए पीरियोडिकली वो पे कर रहे हैं तो उनका यह भी एक खर्चा है उस पर।
जो कि आपके मेंटेनेंस कहिए या फिर जो वहाँ पे कॉमर्शियल टावर बनाए जाएंगे, वहाँ से जो पैसा आएगा वो किसी न किसी तरीके से फिर फार्मर्स को आगे दिया जाता है। अगर वो फ्री होल्ड है तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो हो जाएगा। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं टाउनशिप में उसके यूज करने की बात, जो ओपन स्पेस होगा, ग्रीनरी स्पेस होगा, एमिनिटीज़ होंगे, तो बिल्कुल आप उसे यूज कर पाएंगे। कई बार डेवलपर उसके लिए आपसे चार्जेस लेंगे, कई बार वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो जो जैसा है, अगर पैसा दे के करना है तो आप उसकी मेंबरशिप लेके कर सकते हैं, अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो बिल्कुल आप उसे यूज कर पाएंगे। और अगर वो मेंबरशिप पे होगा तो बाहर के लोग भी आके उसे यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अमोल राणे जी हैं, इनका सवाल है, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल्ड इन न्यू प्रोजेक्ट। क्वेश्चन 1 है आपका, डज इट स्मेल, शुड वी अवॉइड यूनिट्स फेसिंग sewage treatment plant? Generally it is observed that location of STP are planned in back side of projects. आपने दूसरा सवाल इसी में ऐड कर दिया है, प्रोजेक्ट लेआउट ऑन रेरा क्लियरली शोज STP लोकेशन, कैन बिल्डर चेंज दैट लोकेशन एज पर हिज कन्वीनियंस लेटर ऑन। देखिए पहली चीज, अगर डेवलपर ने कुछ नया आपको प्लान दिखाया है कि जहां पे उन्होंने STP को चेंज किया उसके लोकेशन को, तो बिल्कुल देखिए महारेरा वो चीज आपको दिखा रही है जो डेवलपर ने पहले अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट। अगर उन्होंने अपने प्लान में ही कुछ रिवीजन कर लिया है तो वो प्लान वो महारेरा में जैसे ही सबमिट करेंगे, जैसे ही अप्रूव होगा, वो चीज आपको दिखने लगेगी। तो आपको ये देखना है कि लेटेस्ट जो है सैंक्शनिंग क्या है। महारेरा पे ऑलरेडी उन्होंने जो पहले की सैंक्शनिंग थी उसके हिसाब से उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया और वही डॉक्यूमेंट वहां पे आपको दिखाया जा रहा है। तो जो नया सैंक्शनिंग है वो बिल्डर से आप लोग देख लीजिए कहां पे है। जहां तक बात स्मेल की है, बदबू की है, तो बिल्कुल वो आता ही है अगर उस तरफ से विंड का फ्लो है। तो आपको विंड के फ्लो को समझना जरूरी है। जैसे पुणे में अधिकांशतः 80% साउथ वेस्टर्न विंड चलती है, जिसे आप पछुआ हवा कह सकते हैं, जो पश्चिम की तरफ से आ रही है। तो अगर उसी तरफ STP है तो बिल्कुल वहां से जो होके हवा आएगी उसमें बदबू जरूर रहेगी। अगर वो अगेंस्ट जा रहा है फ्लो, यानी कि साउथ वेस्ट की तरफ से अगर हवा आ रही है और वो ईस्ट की तरफ जा रही है, तो और उस आपकी बिल्डिंग यहां पे है और इधर से हवा आ रही है, तो बिल्कुल ये चीज आप देख सकते हैं कि वो समस्या आप लोगों तक थोड़ी कम रहेगी। तो विंड फ्लो को समझने की कोशिश करिए, और अगर उन्होंने लोकेशन चेंज किया ऐसा कह रहे हैं तो उस सैंक्शन कॉपी जो ब्लूप्रिंट है उसे देख लीजिए जो उन्होंने रिवाइज लिया है, तो वहां पे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और उस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि STP के साथ जो बदबू की समस्या है इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हुए हैं तो वो जो पहले हुआ करता था उससे अब इंटेंसिटी कम हुई है, लेकिन आप उसे पूरी तरीके से दरकिनार नहीं कर सकते कि उससे बदबू आएगी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं, भूषण जी हैं, इनका सवाल है, कैन यू एलॉबरेट ऑन पावर ऑफ अटॉर्नी प्रॉपर्टी, व्हाट आर द रिस्क इन परचेजिंग सच प्रॉपर्टीज। देखिए पावर ऑफ अटॉर्नी है क्या, आपको ये समझना होगा। मान लीजिए मेरी कोई प्रॉपर्टी है और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसका लुक आफ्टर हमेशा करता रहूं, यानी कौन सी जमीन को खरीदना है, कब बेचना है, तो मैं एक पर्सन अपॉइंट कर देता हूं जिस पे मैं ट्रस्ट करता हूं। मैं उसे एक स्पेसिफिक राइट उसको ट्रांसफर कर देता हूं कि भाई आप इस जमीन को खरीद सकते हैं या इस जमीन को आप बेच सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पावर ऑफ अटॉर्नी आप होल्ड करके पूरी लैंड राइट आपके नाम पे आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। जो आपको लिख रहे हैं उसको पूरी राइट आपके नाम पे नहीं आती है जब तक कि सेल डीड ना कन्वर्ट हो जाए। यानी कि मान लीजिए एक्स की प्रॉपर्टी है और उसने आपके नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी कर दिया, तो आपके पास जो भी उसने सर्टेन आपको राइट दिए हैं वो चीज आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जैसे बेच सकते हैं उसके बिहाफ पे वहां पे जो चीजें कर सकते हैं वहां पे वो मेंशन होगा पावर ऑफ अटॉर्नी पे। लेकिन लैंड की राइट तब तक आपके नाम पे नहीं मानी जाएगी क्योंकि जब तक आपका सेल डीड ना हो जाए, क्योंकि जो रिकॉर्ड पे दिख रहा है वो तो उनका नाम दिख रहा है। जो आपके भूलेख का रिकॉर्ड है कि ये जमीन किसके नाम पे है, तो वो तो एक्स के नाम पे ही रहेगा। कल को ऐसा भी हो सकता है कि नया डेवलपमेंट हो रहा है, यहां की राइट को वो कहीं और भी यूज कर लें। तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसी चीज होती है जहां पे आप मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि अभी मुझे यहां पे रहने का, खरीदने का अधिकार मिल गया। और सामान्यतः ये तब किया जाता है जब मेन जो ओनर है वो हर चीज के लिए उसके पास समय नहीं है कि वो दौड़ भाग कर पाए, तो एक वो अपॉइंट कर देता है, जैसे बिल्डर करते हैं। अब बिल्डर के नाम पे मान लीजिए एक्स बिल्डर, बड़ा बिल्डर, उसके नाम पे प्रोजेक्ट है, तो हर एक फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए वो तो नहीं आएगा थंब इंप्रेशन देने, तो किसी को अपॉइंट कर देता है जो उसके बिहाफ पे चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर उसके बिहाफ पे एग्जीक्यूट करके आपका एग्रीमेंट हो रहा है, आपकी रजिस्ट्री हो रही, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ अगले से पावर ऑफ अटॉर्नी लेके अब पैसा ट्रांसफर करके उस चीज को ले रहे हैं तो उसमें समस्या जरूर रहती है। आप बिना रजिस्ट्री के, बिना एग्रीमेंट के किसी भी प्रॉपर्टी को
अपना मत मानिए। आशा करते हैं साथियों आप सभी को सौदा घर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करें, लोगों तक शेयर करें, जिससे हर किसी का ज्ञानवर्धन हो सके। और आपके मन में जो दुविधा है वो हम तक भेजें। जो आपके कुछ सुझाव हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में क्वेरी लिंक भी दिया है, वहाँ पे भी आप अपने कंसर्न को हम तक पहुँचा सकते हैं। कोशिश रहेगी उसे ऑफलाइन ही सॉल्व करके आप लोगों तक पहुँचाया जाए। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।